यूडाइस देश का सबसे बड़ा EMIS है जो स्कूली शिक्षा की योजना बनाने और उसके प्रबंध के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करता है। इसके अलावा SSA और RMSA में विकास हस्तक्षेपों की योजना और निगरानी के लिए यूडाइस डेटा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अब यूडाइस आधिकारिक आंकड़ों के प्रमुख स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। आज हम आपको यूडाइस बुकलेट यानी DCF में भरी जाने वाली सभी सूचनाओं को विस्तार से भरना बताएंगे। यह DCF का शीर्षक पृष्ठ है। इस पर आपको शैक्षणिक वर्ष, यूडाइस कोड, संदर्भित दिनांक, विद्यालय का नाम, विद्यालय की श्रेणी और विद्यालय का प्रबंध अंकित मिलेगा। इस पृष्ठ पर आपको विद्यालय से संबंधित अनुक्रमणिका भी अंकित मिलेगी। अनुक्रमणिका में अंकित सभी खंडों की सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है। पहले खंड में स्कूल का विवरण जैसे स्थान, संरचना, प्रबंधन, अनुदेश का माध्यम आदि से संबंधित विवरण है, जिसका बिंदुवार अवलोकन आपको ध्यानपूर्वक करना है। और यदि आपके विद्यालय से संबंधित कोई सूचना गलत है तो उसे लाल पेन से सही करेंगे, और यदि कोई सूचना पूर्ण अथवा नहीं है तो उस सूचना को उपलब्ध कराएंगे। यहाँ आपको स्कूल से संपर्क का विवरण भरना है। यहाँ आपको STD कोड, यहाँ लैंडलाइन नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ ईमेल ID और यहाँ स्कूल की वेबसाइट जो भी उपलब्ध हो उसको भरना है। यहाँ आपको प्रधानाचार्य अथवा प्रभारी का विवरण भरना है। यहाँ आपको प्रधानाचार्य अथवा प्रभारी का प्रकार भरना है। प्रधानाचार्य अथवा प्रभारी का प्रकार भरने के लिए आप इन विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। यहाँ आपको प्रधानाचार्य अथवा प्रभारी का नाम भरना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर। बिंदु 1.12 में स्कूल की श्रेणी की जांच के लिए इस तालिका का उपयोग करेंगे। बिंदु 1.13 में स्कूल में निम्नतम एवं उच्चतम कक्षाओं का विवरण देना है। बिंदु का में स्कूल में निम्नतम एवं उच्चतम कक्षाएँ, यहाँ पर निम्नतम और यहाँ पर उच्चतम कक्षा का विवरण देना है। बिंदु खा में क्या प्री प्राइमरी सेक्शन स्कूल से जुड़ा है। यदि आपके विद्यालय से प्री प्राइमरी सेक्शन जुड़ा है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 1.14 में स्कूल का प्रकार लिखना है। यदि आपके विद्यालय में केवल बालक पढ़ते हैं तो आप बालक लिखेंगे। यदि विद्यालय केवल बालिकाओं के लिए है तो बालिका लिखेंगे। यदि दोनों के लिए है तो सह शिक्षा लिखेंगे। बिंदु 1.15 में स्कूल का प्रबंधन लिखेंगे। स्कूल का प्रबंधन लिखने के लिए निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। यदि आप 101 अदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल का चयन करते हैं तो बिंदु 1.15 के खा में प्रबंधन कोड 101 के लिए नोडल मंत्रालय विभाग का उल्लेख करना होगा और यहाँ पर प्रशासन का प्रकार भरना होगा। प्रशासन का प्रकार भरने के लिए निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। यहाँ आपको प्रतिवादी का विवरण भरना है। प्रतिवादी से तात्पर्य DCF को वास्तव में भरने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है, अर्थात जो DCF में भरी गई सूचनाओं के सत्य होने की पूर्ण जिम्मेदारी लेता हो। यहाँ आपको प्रतिवादी का प्रकार भरना है। प्रतिवादी का प्रकार भरने के लिए निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करना है। यहाँ आपको प्रतिवादी का नाम भरना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर। बिंदु 1.17 में वर्ग के अनुसार अनुभागों की संख्या भरनी है। यहाँ आपको प्रत्येक कक्षा में संचालित कुल अनुभागों की संख्या लिखनी है। बिंदु 1.18 में स्कूल का स्थापना वर्ष लिखना है। बिंदु 1.19 में स्कूल को मान्यता मिलने का वर्ष लिखना है। स्कूल को मान्यता मिलने का वर्ष केवल सरकारी सहायता प्राप्त और निजी असहायता प्राप्त स्कूलों को लिखना है। यहाँ आपको स्कूल को उन्नयन बनाने का वर्ष लिखना है। यदि आपका स्कूल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल है तो यहाँ पर हाँ लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है। यदि आप हाँ लिखते हैं तो विशेष स्कूल के प्रकार का उल्लेख आपको यहाँ करना है। इसके लिए आप निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। यदि आपका स्कूल पाली में चलने वाला स्कूल है तो बिंदु 1.22 में हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। यदि आपके स्कूल में स्कूल समय के बाद कोई
कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 1.24 में क्या ये आवासीय स्कूल है? इसके उत्तर के लिए आप निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। यदि आप निम्न विकल्पों में से एक अथवा दो का चयन करते हैं तो बिंदु का में आवासीय स्कूल का प्रकार बताना होगा। इसके लिए आप निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। निम्न विकल्पों में से यदि आप बिंदु 6 KGBV अथवा बिंदु 11 नेता सुभाष आवासीय स्कूल का चयन करते हैं तो आपको यहाँ पर कक्षावार लड़के लड़कियों की संख्या देनी होगी। यदि आप यहाँ पर तीसरे विकल्प का चयन करते हैं तो आप बिंदु का विवरण ना देकर बिंदु खा का विवरण देंगे। क्या कोई छात्रावास है जहाँ स्कूल के अधिकांश बच्चे रहते हैं? यदि हाँ तो आपको छात्रावास का प्रकार यहाँ लिखना होगा। इसके लिए आप निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। बिंदु ग में बोर्डिंग छात्रावास आवासीय सुविधा निम्नलिखित चरण स्तर के लिए उपलब्धता का विवरण देंगे। बिंदु 1.25 में यदि आपका विद्यालय अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित विद्यालय है तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे और प्रबंध करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय का प्रकार का उल्लेख यहाँ पर करेंगे। इसके लिए आप निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। अगर आपका विद्यालय अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित विद्यालय नहीं है तो यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे। बिंदु 1.28 में यदि आपके विद्यालय में अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं लिखेंगे। बिंदु 1.29 में स्कूल में पढ़ाने के माध्यम का उल्लेख करना है। यदि आपका विद्यालय हिंदी माध्यम में संचालित है तो यहाँ पर हिंदी भरेंगे। यदि आपका विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में है तो यहाँ पर अंग्रेजी भरेंगे। यदि आपका विद्यालय उर्दू माध्यम में है तो यहाँ उर्दू भरेंगे। यदि आपका विद्यालय एक से अधिक माध्यम में संचालित है तो अन्य माध्यम का उल्लेख माध्यम 2, 3 और 4 में करेंगे। बिंदु 1.30 में विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा का उल्लेख करना है। विषय के रूप में पढ़ाई जाने वाली भाषा का नाम आप यहाँ लिखेंगे। जिन जिन कक्षाओं में उस भाषा को सिखाई जाती है उसका उल्लेख आप यहाँ करेंगे। संबंधित भाषा को पढ़ने वाले लड़कों की संख्या यहाँ, लड़कियों की संख्या यहाँ और ट्रांसजेंडर की संख्या यहाँ भरनी है। यदि आपके विद्यालय में उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है तो बिंदु 1.31 में हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 1.32 में यदि स्कूल में विद्यार्थियों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 1.33 में नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से आपके विद्यालय की दूरी लिखनी है। यहाँ पर आपको प्राथमिक स्कूल से दूरी लिखनी है, यहाँ उच्च प्राथमिक स्कूल से दूरी, यहाँ माध्यमिक स्कूल से दूरी और यहाँ पर उच्च माध्यमिक स्कूल से दूरी को लिखना है। यदि आपके विद्यालय तक सभी मौसम में पहुँचने योग्य सड़क है तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। यहाँ पर प्राथमिक और यहाँ उच्च प्राथमिक शिक्षण दिवसों की संख्या गत शैक्षिक वर्ष 2020-21 की लिखनी है। बिंदु 1.36 में बच्चों के लिए औसत स्कूल समय अर्थात बच्चों के स्कूल में ठहरने का समय लिखना है। बिंदु 1.37 में अध्यापक के लिए औसत कार्य समय अर्थात अध्यापकों की स्कूल में ठहरने का कुल समय लिखना है। बिंदु 1.38 में स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन लागू किया जा रहा है। यदि हाँ तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। यदि CCE किसी भी ग्रेड में लागू किया जा रहा है तो बिंदु का में छात्रों का संचयी रिकॉर्ड रखा जा रहा है अथवा नहीं का उल्लेख यहाँ करेंगे। यदि हाँ तो क्या छात्रों के संचयी रिकॉर्ड को उनके माता पिता के साथ साझा किया जाता है, हाँ अथवा ना में उल्लेख यहाँ करेंगे। बिंदु खा में मूल्यांकन आइटम किसके द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, इसका विवरण भरने के लिए निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। बिंदु 1.39 में शैक्षिक सत्र कब शुरू होता है उसका माह आपको यहाँ लिखना है। बिंदु 1.41 से 1.53 तक केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए है। यदि आपके स्कूल परिसर में आंगनवाड़ी केंद्र स्थित है तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। यदि आपके
स्कूल परिसर में आंगनवाड़ी केंद्र स्थित है तो उसका विवरण आपको यहाँ पर देना है। बिंदु 1.42 में यदि बाल वाटिका सह स्थित आंगनवाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। यदि आपके विद्यालय में कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल में नामांकित है और विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। यदि हाँ तो विशेष प्रशिक्षण का ब्यौरा आप यहाँ पर देंगे। बिंदु घ में विशेष प्रशिक्षण कौन आयोजित कर रहा है का उल्लेख करना है, जिसके लिए आप निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। बिंदु ड़ में विशेष प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किया जा रहा है, इसके उल्लेख के लिए निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करना है। बिंदु च में दिए जा रहे विशेष प्रशिक्षण का प्रकार का उल्लेख करना है, इसके लिए निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करें। बिंदु 1.44 में वर्तमान वर्ष में निदानात्मक शिक्षा ले रहे शिक्षार्थियों की संख्या आपको यहाँ लिखनी है। बिंदु 1.45 में शिक्षा में सुधार वृद्धि के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या यहाँ लिखनी है। बिंदु 1.46 में गत शैक्षिक वर्ष 2020-21 के दौरान स्कूल के दौरों का ब्यौरा देना है। यहाँ आपको शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या, यहाँ CRC समन्वयक द्वारा निरीक्षणों की संख्या, खंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा दौरों की संख्या, जिला राज्य स्तर अधिकारियों के दौरों की संख्या। बिंदु 1.47 में यदि RTE मानदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंध समिति का गठन किया गया है तो हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। गत शैक्षिक वर्ष 2020-21 में आयोजित SMC SMDC बैठकों की संख्या लिखनी है। घ में यदि SMC SMDC ने स्कूल विकास योजना तैयार की है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। यदि स्कूल विकास योजना तैयार की गई है तो वर्ष का उल्लेख यहाँ पर करें। बिंदु 1.48 का में यदि स्कूल निर्माण समिति का गठन किया गया है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु ख में यदि स्कूल ने अपनी शैक्षिक समिति का गठन किया है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु ग में यदि स्कूल ने अपने अभिभावक अध्यापक संख्या का गठन किया है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। यदि हाँ तो गत शैक्षिक वर्ष 2020-21 में आयोजित PTA बैठकों की संख्या यहाँ लिखेंगे। बिंदु 1.49 में यदि स्कूल में बहुकक्षा कक्ष है तो यहाँ हाँ लिखकर इस विवरण को भरेंगे, अन्यथा नहीं लिखकर इसे छोड़ देंगे। यहाँ आप एक कक्ष में संचालित समस्त कक्षाओं को लिखेंगे और उस कक्षा से संबंधित समस्त छात्राओं का विवरण यहाँ लिखेंगे। जैसे आपके विद्यालय के एक कक्ष में 3 कक्षाएं संचालित हैं तो उन कक्षाओं को यहाँ लिखेंगे और उन कक्षाओं में कुल बच्चों की संख्या यहाँ लिखेंगे। इसी तरह दूसरे कक्ष में 2 कक्षाएं संचालित हैं तो दोनों कक्षाओं को यहाँ लिखेंगे और उन कक्षाओं में कुल बच्चों का विवरण यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार तीसरे कक्ष में 2 कक्षाएं संचालित हैं तो उनको यहाँ लिखेंगे और उनमें कुल बच्चों की संख्या यहाँ लिखेंगे। बिंदु 1.50 में यदि स्कूल किसी स्कूल परिसर का भाग है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 1.51 में यदि स्कूल परिसर के लिए एक हब है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। यदि हाँ है तो स्कूल परिसर में स्कूलों की संख्या लिखनी है। बिंदु 1.52 में वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, शिक्षण अधिगम सामग्री, खेल सामग्री और गत शैक्षिक वर्ष 2020-21 के लिए ग्रेडेड पूरक सामग्री की उपलब्धता का विवरण देना है। बिंदु 1.52.1 में यदि निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। यदि आप हाँ लिखते हैं तो पाठ्य पुस्तकें प्राप्त होने के माह का उल्लेख आप यहाँ करेंगे। बिंदु 1.52.2 में यदि प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है तो यहाँ हाँ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। यदि आप हाँ का चयन करते हैं तो भाषा के लिए मुख्य TLM प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या यहाँ और गणित के लिए मुख्य TLM प्रदान करने वाले बच्चों की संख्या यहाँ भरेंगे। बिंदु 1.52.3 में यदि स्कूल को गत शैक्षिक वर्ष 2020-21 में ग्रेडेड सप्लीमेंट्री सामग्री प्राप्त हुई है तो हाँ का चयन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे।
यदि आप हाँ का चयन करते हैं तो ग्रेडेड अनुपूरक सामग्री उपलब्ध कराने वाले बच्चों की संख्या का उल्लेख यहाँ करेंगे और अनुपूरक ग्रेडेड सामग्री तक पहुँच रखने वाले बच्चों की संख्या का उल्लेख यहाँ करेंगे। बिंदु 1.52.4 में स्कूल के पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या का उल्लेख करना है। बिंदु 1.52.4.1 में उस कक्षा के बच्चों द्वारा पुस्तकालय की पुस्तकों को उधार लेने की संख्या का उल्लेख करना है। बिंदु 1.52.5 में दिए गए वर्ष में अपने बच्चों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले सीखने के परिणाम के बारे में स्कूल द्वारा माता पिता के संचार की संख्या यहाँ लिखनी है। बिंदु 1.52.6 में यदि माता पिता स्वयंसेवक सक्रिय रूप से कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए स्कूल का समर्थन करने में शामिल हैं तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 1.52.8 में यदि प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री, खेल और खेल उपकरण उपलब्ध है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 1.53 में वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में शिक्षण, सीखने, सामग्री आदि पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतन। खंड 2 भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर और डिजिटल पहल। बिंदु 2.1 में स्कूल भवन की स्थिति लिखनी है। स्कूल भवन की स्थिति लिखने के लिए निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करना है। बिंदु 2.2 में स्कूल भवन का प्रकार बताना है। यहाँ आपको स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स की कुल संख्या लिखनी है। यहाँ आपको कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स में से पक्के ब्लॉक्स की संख्या लिखनी है। यहाँ आंशिक रूप से पक्के ब्लॉक की संख्या लिखनी है। कच्चे भवन की संख्या आपको यहाँ लिखनी है। तंबू की संख्या आपको यहाँ लिखनी है। आयु या उपेक्षा के परिणाम स्वरूप खराब स्थिति या क्षति की स्थिति में यदि कोई भवन है तो उसका उल्लेख आप यहाँ करेंगे। निर्माणाधीन भवन का विवरण आप यहाँ भरेंगे। बिंदु 2.3 में 4 दीवारी के प्रकार भरेंगे। 4 दीवारी का प्रकार भरने के लिए निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। बिंदु 2.4 में स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण देना है। पूर्व प्राथमिक अर्थात कक्षा 1 से पहले की कक्षाओं के लिए उपयोग किए जा रहे कक्षों की संख्या का विवरण आप यहाँ भरेंगे। प्राथमिक अर्थात 1 से 5 तक की कक्षा के लिए उपयोग किए जा रहे कक्षों की संख्या का विवरण आप यहाँ भरेंगे। उच्च प्राथमिक अर्थात 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए उपयोग किए जा रहे कक्षों की संख्या का विवरण आप यहाँ भरेंगे। ऐसे कक्ष जो उपयोग में नहीं है उनकी संख्या आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर आप कुल कक्ष की संख्या लिखेंगे। ऐसे कक्ष जो निर्माणाधीन हैं उनकी संख्या आप यहाँ लिखेंगे। ऐसे कक्ष जो जर्जर हालत में हैं उनकी संख्या आप यहाँ लिखेंगे। दूसरे भाग में पठन कक्षा का ब्यौरा स्थिति के अनुसार देना है। यहाँ आप पक्का और अच्छी स्थिति वाले कक्षों की संख्या लिखेंगे। यहाँ आप पक्का परंतु मामूली मरम्मत की आवश्यकता वाले कक्षों की संख्या लिखेंगे। यहाँ आप पक्का परंतु अधिक मरम्मत की आवश्यकता वाले कक्षों की संख्या लिखेंगे। यहाँ आप आंशिक रूप से पक्का परंतु अच्छी स्थिति वाले कक्षों की संख्या लिखेंगे। यहाँ आप आंशिक रूप से पक्का परंतु मामूली मरम्मत की आवश्यकता वाले कक्षों की संख्या लिखेंगे। यहाँ पर आप आंशिक रूप से पक्का और अधिक मरम्मत की आवश्यकता वाले कक्षों की संख्या लिखेंगे। यहाँ आप कच्चा और अच्छी स्थिति वाले कक्षों की संख्या लिखेंगे। यहाँ कच्चा परंतु मामूली मरम्मत की आवश्यकता वाले कक्षों की संख्या लिखेंगे। यहाँ पर कच्चा परंतु अधिक मरम्मत की आवश्यकता वाले कक्षों की संख्या लिखेंगे। यहाँ आप अच्छी स्थिति वाले तंबू की संख्या लिखेंगे। यहाँ आप मामूली मरम्मत की आवश्यकता वाले तंबू की संख्या लिखेंगे। यहाँ आप अधिक मरम्मत की आवश्यकता वाले तंबू की संख्या लिखेंगे। ध्यान दें, स्थिति के अनुसार पठन कक्षों की संख्या निर्देशात्मक उद्देश्य के लिए प्रयुक्त कुल कक्षा कक्ष की संख्या के बराबर होनी चाहिए। बिंदु ग में स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं को छोड़कर अन्य कमरों की कुल संख्या लिखनी है। बिंदु 2.5 में यदि स्कूल में शौचालय है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। यदि विद्यालय में शौचालय है तो निम्नलिखित विवरण भरें। इस तालिका में लड़के और लड़कियों का कुल और कार्यात्मक
शौचालय, मूत्रालय, CWSN अनुकूल शौचालय सीटों की संख्या का विवरण भरना है। भाग ख की इस तालिका में तालिका 2.5 का में दिए गए कार्यात्मक शौचालयों, मूत्रालयों की कुल संख्या में से कितने शौचालय, मूत्रालय में फ्लशिंग और सफाई के लिए बहता पानी उपलब्ध है। बिंदु ग में यदि शौचालय मूत्रालय ब्लॉक के पास साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा ना लिखेंगे। बिंदु घ में क्या लड़की के शौचालय में भस्मक उपलब्ध है, इसके उल्लेख के लिए निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। बिंदु 2.6 में यदि स्कूल परिसर में पीने का पानी उपलब्ध है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। यदि हाँ तो इस तालिका में पेयजल के मुख्य स्रोत का विवरण भरें। पेयजल के निम्नलिखित स्रोतों के उपलब्धता का विवरण आप यहाँ भरेंगे और उनके कार्यात्मक की स्थिति का विवरण आप यहाँ भरेंगे। यदि आपके विद्यालय में पेयजल का कोई ऐसा स्रोत है जो इस तालिका में नहीं है तो इसका विवरण आप अन्य में भरेंगे। बिंदु ख क्या स्कूल में जल शुद्धिकरण यंत्र RO उपलब्ध है, इसका विवरण भरने के लिए निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करें। बिंदु ग में यदि पेयजल के गुणवत्ता की जांच जल परीक्षण प्रयोगशाला से की जाती है तो हाँ लिखें, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 2.7 में क्या स्कूल में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था है, इसका विवरण भरने के लिए निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। बिंदु 2.8 यदि भोजन से पहले और बाद में हाथ धोने के लिए साबुन से हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। यदि हाँ लिखते हैं तो वॉशिंग पॉइंट्स की संख्या आप यहाँ भरेंगे। बिंदु 2.9 का क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है, इसका विवरण भरने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। बिंदु ख क्या स्कूल में सोलर पैनल उपलब्ध है, इसका विवरण भरने के लिए निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। बिंदु 2.10 का की इस तालिका में पुस्तकालय, बुक बैंक, पढ़ने के कोना की उपलब्धता, पुस्तकों की संख्या का विवरण आप भरेंगे। बिंदु ख में यदि स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष है तो हाँ भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। बिंदु ग में यदि स्कूल समाचार पत्रों पत्रिकाओं की सदस्यता लेता है तो हाँ भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। बिंदु 2.11 में यदि स्कूल सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध है तो हाँ भरेंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं भरेंगे। बिंदु 2.12 में यदि स्कूल में खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध है तो हाँ भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। यदि नहीं भरते हैं तो क्या स्कूल ने बच्चों के लिए खेल के मैदान, नगरपालिका पार्क आदि में बच्चों के लिए आउटडोर खेल और अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की है तो हाँ भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। बिंदु 2.13 का में यदि गत शैक्षिक वर्ष 2020-21 में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था तो हाँ भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। यदि हाँ भरते हैं तो यहाँ पिछले सत्र के दौरान स्कूल में आयोजित स्वास्थ्य जांच की कुल संख्या भरनी है और निम्न मापदंडों में से किए गए स्वास्थ्य जांच के मापदंडों में हाँ भरेंगे, अन्य में नहीं भरेंगे। बिंदु ख में बच्चों को दी कृमिनाशक गोली का विवरण भरने के लिए निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। बिंदु ग में यदि WCD के दिशा निर्देशों के अनुसार बच्चों को दी गई आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां दी गई हैं तो हाँ भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। बिंदु घ में यदि स्कूल वार्षिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखता है तो हाँ भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। बिंदु ड़ में यदि स्कूल में थर्मल स्कैनर उपलब्ध है तो हाँ भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। बिंदु च में यदि प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध है तो हाँ भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। बिंदु छ में यदि जीवन रक्षक आवश्यक दवाएं उपलब्ध हैं तो हाँ भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। बिंदु 2.14 में यदि विकलांग बच्चों के लिए स्कूल की इमारत तक पहुंचने के लिए रैंप मौजूद है तो हाँ भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। यदि आप हाँ भरते हैं तो रैंप के लिए हैंडरेल की उपलब्धता का विवरण हाँ अथवा ना में यहाँ भरेंगे। बिंदु 2.15 में क्या स्कूल में विशेष शिक्षक हैं, इसका विवरण भरने के लिए निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। बिंदु
16 के का में यदि स्कूल में किचन गार्डन उपलब्ध है तो हाँ भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। बिंदु खा में यदि स्कूल में किचन शेड उपलब्ध है तो हाँ भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। बिंदु 2.17 क्या स्कूल में अपशिष्ट एकत्र करने हेतु कूड़ेदान है? प्रत्येक कक्षा के लिए कूड़ेदान की उपलब्धता का विवरण भरने के लिए निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। शौचालय में कूड़ेदान की उपलब्धता का विवरण भरने के लिए निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। और यदि रसोई में कूड़ेदान है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 2.18 क्या स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर है? इसका विवरण भरने के लिए निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। यदि आप पहले अथवा दूसरे विकल्प का चयन करते हैं तो यहाँ पर उन बच्चों की संख्या लिखनी है जिनके लिए फर्नीचर की व्यवस्था है। बिंदु 2.19 में निम्नलिखित सुविधाओं का विवरण भरना है। स्कूल के प्रमुख प्रधान शिक्षक अथवा प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्ष की सुविधा है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। पुस्तकालय के लिए अलग कक्ष की सुविधा है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 2.21 में ऑडियो विजुअल सार्वजनिक पता प्रणाली, विज्ञान किट, गणित की किट, बायोमेट्रिक उपकरण की उपलब्धता का विवरण आप यहाँ पर देंगे। विज्ञान किट से तात्पर्य सामान्य वस्तुओं, रसायन, कांच के बने पदार्थ, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप, मल्टीमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, मिट्टी के तेल, बर्नर, बिजली और चुंबकत्व किट, ऑप्टिक्स किट, स्प्रिंग बैलेंस आदि की उपलब्धता है। गणित किट से तात्पर्य क्यूब्स, विभिन्न आकृतियों के कटआउट, एक अभिनव जियोबोर्ड, एबेकस, त्रिकोणमितीय सर्कल बोर्ड, पाइथागोरस प्रमेय, स्क्वायर, बीजीय टाइल आदि की उपलब्धता। भाग बी कंप्यूटर और डिजिटल पहल। बिंदु 2.22 निम्न तालिका में अंकित उपकरण की स्थिति, उनकी उपलब्ध इकाइयों की संख्या एवं कार्यात्मक इकाइयों की संख्या के अनुसार देनी है। बिंदु 2.23 में यदि स्कूल में इंटरनेट की सुविधा है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। यदि आप हाँ लिखते हैं तो स्कूल में उपलब्ध इंटरनेट की सुविधा के प्रकार का विवरण आप यहाँ भरेंगे। ये विवरण भरने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। बिंदु 2.24 में स्कूल में छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब, स्कूल में ई सामग्री, डिजिटल सामग्री, संसाधनों तक पहुँच, स्कूल में ई सामग्री, डिजिटल सामग्री, संसाधनों तक पहुँच, डीटीएच, टीवी चैनलों तक पहुँच आदि उपकरण और सुविधाओं की उपलब्धता का विवरण आपको यहाँ भरना है। बिंदु 2.25 में यदि स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। यदि हाँ लिखते हैं तो डिजिटल लाइब्रेरी में उपलब्ध ई पुस्तकों, ई सामग्री की संख्या आपको यहाँ भरनी है। बिंदु 2.26 में यदि शिक्षण के लिए आईसीटी आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है तो हाँ भरना है, अन्यथा नहीं भरना है। यदि आप हाँ भरते हैं तो इसके लिए खर्च किए गए घंटों की संख्या प्रति सप्ताह आपको यहाँ लिखनी है। खंड 3 में आपको शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों अथवा स्टाफ का विवरण भरना है। खंड 3.1 में गैर शिक्षण, प्रशासनिक एवं उपलब्ध सहायक कर्मचारियों की संख्या भरनी है। यदि आपके विद्यालय में लेखाकार अथवा लेखपाल के पद पर नियुक्ति है तो उनकी संख्या आपको यहाँ भरनी है। उच्च श्रेणी के लिपिक अर्थात हेड क्लर्क की संख्या आपको यहाँ भरनी है। चपरासी अथवा एमटीएस की संख्या यहाँ भरनी है। प्रयोगशाला सहायक की संख्या यहाँ भरनी है। पुस्तकालय सहायक की संख्या यहाँ भरनी है। निम्न श्रेणी लिपिक की संख्या यहाँ भरनी है और रात्रि चौकीदार की संख्या आपको यहाँ भरनी है। बिंदु 3.2 में मौजूदा शिक्षकों की संख्या भरनी है। नियमित शिक्षकों की संख्या यहाँ भरनी है। गैर नियमित शिक्षक जैसे अनुबंध, अंशकालिक शिक्षक, पैरा शिक्षक आदि की संख्या आपको यहाँ भरनी है। यहाँ आपको कुल शिक्षकों की संख्या भरनी है। यदि आपके यहाँ
कुल शिक्षकों में से कोई शिक्षक ट्रांसजेंडर है तो आपको हाँ लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है। आपके विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों का व्यक्तिगत विवरण आपको 2 भाग में देना होगा। पहले भाग में आपको ये विवरण देना है। पहले से कार्यरत शिक्षकों का विवरण पहले ही अंकित मिलेगा, जिसका भली भांति अवलोकन करके यदि कोई त्रुटि होती है तो उसको सही करेंगे। यदि कोई सूचना नहीं है तो उस सूचना को उपलब्ध कराएंगे। खंड का में पहले नंबर पर शिक्षक का कोड यदि उपलब्ध हो तो लिखेंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे। दूसरे नंबर पर शिक्षक का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखेंगे। तीसरे नंबर पर शिक्षक का लिंग मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर में से किसी एक का चयन करेंगे। चौथे नंबर पर आपको जन्म तिथि भरनी है। जन्म तिथि पहले आपको दिन, फिर माह और उसके बाद वर्ष लिखना है। पाँचवें नंबर पर आपको सामाजिक श्रेणी भरनी है। सामाजिक श्रेणी भरने के लिए आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में से किसी एक का चयन करेंगे। छठे नंबर पर आपको अध्यापक का प्रकार भरना है। अध्यापक का प्रकार भरने के लिए आपको निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा। सातवें नंबर पर आपको नियुक्ति की प्रकृति भरनी है। नियुक्ति की प्रकृति भरने के लिए आप रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट या पार्ट टाइम में से किसी एक का चयन करेंगे। आठवें नंबर पर आपको सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि लिखनी होगी। 9 नंबर पर आपको अध्यापक की उच्चतम शैक्षिक योग्यता लिखनी है। शैक्षिक योग्यता लिखने के लिए निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। 10 नंबर पर आपको शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता लिखनी है। व्यावसायिक योग्यता लिखने के लिए निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करें। 11वें नंबर पर नियुक्ति का स्तर लिखेंगे। नियुक्ति का स्तर वैकल्पिक है। जिन कक्षाओं में अध्यापक अध्ययन कार्य करता है उनका स्तर 12वें नंबर में लिखेंगे। 13 नंबर में वो विषय लिखेंगे जिस विषय के संबंध में अध्यापक की नियुक्ति हुई है। बिंदु 14 के का और खा में उन 2 विषयों को लिखेंगे जिन्हें अध्यापक मुख्य रूप से पढ़ाते हैं। 15 नंबर में वर्तमान स्कूल में पद स्थापना की तिथि लिखेंगे। बिंदु 16 के का में गणित विषय के अध्ययन का स्तर बताएंगे। खा में विज्ञान विषय के अध्ययन का स्तर बताएंगे। गा में अंग्रेजी विषय के अध्ययन का स्तर बताएंगे। घा में भाषा अनुसूची 8वीं के अनुसार अध्ययन का स्तर बताएंगे। ड़ा में सामाजिक विषय के अध्ययन का स्तर बताएंगे। 17 नंबर में अध्यापक के विकलांगता का प्रकार का उल्लेख करेंगे। यदि अध्यापक में किसी प्रकार की कोई विकलांगता नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। यदि अध्यापक CWSN अर्थात चाइल्ड विद स्पेशल नीड के बच्चों के अध्यापन हेतु प्रशिक्षित है तो यस लिखेंगे, अन्यथा नो लिखेंगे। 19 नंबर में यदि अध्यापक कंप्यूटर के उपयोग तथा कंप्यूटर के ज़रिए अध्यापन में प्रशिक्षित है तो हाँ भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। 20 का में प्राप्त किए गए प्रशिक्षण का उल्लेख करेंगे और खा में प्रशिक्षण की आवश्यकता का उल्लेख करेंगे। यदि प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है अथवा प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है तो नॉट रिक्वायर्ड लिखेंगे। प्रश्न 21 में गत शैक्षिक वर्ष 2020-21 में प्राप्त सेवाकालीन प्रशिक्षण के कुल दिनों की संख्या लिखनी है। का में BRC स्तर पर दिनों की संख्या, खा में CRC स्तर पर दिनों की संख्या, गा में डाइट में दिनों की संख्या, घा में अन्य में दिनों की संख्या। बिंदु 22 में गैर शैक्षणिक कार्यों पर व्यतीत कार्य दिवसों की संख्या लिखनी है। बिंदु 23 में अध्यापक का मोबाइल नंबर लिखना है। बिंदु 24 में अध्यापक की ईमेल ID लिखनी है। यदि अध्यापक के पास आधार कार्ड है तो बिंदु 25 में हाँ लिखेंगे और आधार संख्या का उल्लेख उसके नीचे करेंगे। व्यक्तिगत शिक्षक विवरण भाग खा। बिंदु 26 में उन 3 भाषाओं का उल्लेख करना है जिसमें शिक्षक को कार्य साधक ज्ञान है। इनमें से किसी एक भाषा का उल्लेख करना अनिवार्य है। यदि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है
तो बिंदु 27 में हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 28 में यदि शिक्षक बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल की सुरक्षा और सुरक्षा हिसाब किताब की जांच में प्रशिक्षित है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 29 में यदि शिक्षक ने साइबर सुरक्षा और मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 30 में यदि शिक्षक द्वारा CWSN के शुरुआती पहचान समर्थन और कक्षा समर्थन में प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 31 में यदि शिक्षक को दूरस्थ शिक्षण कक्षाओं के संचालन के लिए ICT प्रशिक्षण का ज्ञान है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। यदि वर्तमान शैक्षिक सत्र में दूरस्थ शिक्षा कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है तो बिंदु 32 में हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 33 में शिक्षण उद्देश्यों के लिए प्रति सप्ताह उपयोग किए जाने वाले ICT जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविज़न, रेडियो आदि के उपयोग के औसत घंटे का उल्लेख यहाँ करेंगे। बिंदु 34 में यदि शिक्षक कला एकीकृत, खेल एकीकृत, कहानी सुनाने, अनुभवात्मक या लड़के आधारित जैसे नवीन शिक्षण में प्रशिक्षित है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 35 क्या कला एकीकृत, खेल एकीकृत, कहानी सुनाने, अनुभवात्मक और खिलौने आधारित शिक्षा शास्त्र जैसे अभिनव शिक्षण का उपयोग कर रहे हैं जैसा कि CRC BRC द्वारा निरीक्षण से प्रमाणित है? यदि हाँ तो हाँ भरेंगे, अन्यथा नहीं भरेंगे। बिंदु 36 में यदि स्कूल में NAS SAS अन्य तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के आयोजन के बाद प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 37 में यदि शिक्षक इस स्कूल के NIOS SIOS अध्ययन केंद्र में पंजीकृत छात्रों को पढ़ाने में लगे हुए हैं तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। ध्यान दें, यह बिंदु केवल NIOS SIOS के तहत अध्ययन केंद्र के रूप में पंजीकृत स्कूल के लिए ही लागू होगा। बिंदु 38 प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए है, अर्थात यदि आपने व्यक्तिगत शिक्षक विवरण भाग का के बिंदु 12 में प्राथमिक स्तर का चयन किया है तब आपको इन बिंदुओं का उत्तर देना है, अन्यथा की स्थिति में इनका उत्तर नहीं देना है। बिंदु 39 क्या शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर है? इसके उत्तर के लिए आप निम्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करेंगे। यदि किसी शिक्षक ने कार्यभार छोड़ दिया है तो उस शिक्षक पर लाल पेन से कट का निशान लगाएंगे और उसके कार्यभार छोड़ने के कारण का उल्लेख करेंगे। यदि किसी शिक्षक की नई नियुक्ति हुई है तो इस बुकलेट में व्यक्तिगत शिक्षक विवरण भाग का और खा का रिक्त प्रारूप भी दिया गया है जहां पर आप उस शिक्षक का विवरण भरेंगे। चौथे खंड में नामांकन और पुनरावर्तक से संबंधित विवरण भरना है। इस खंड में आपकी सुविधा के लिए जहां लड़कों की संख्या भरनी है उसे नीले रंग से, जहां लड़कियों की संख्या भरनी है उसे लाल रंग से और जहां कुल संख्या भरनी है उसे पीले रंग से रंगा गया है। इस खंड का सबसे पहला बिंदु है, क्या स्कूल में कोई ट्रांसजेंडर छात्र है? यदि स्कूल में ट्रांसजेंडर छात्र है तो हाँ भरना है, अन्यथा की स्थिति में नहीं भरना है। बिंदु 4.1.1 में प्री प्राथमिक भाग में कुल नामांकन का विवरण भरना है। यदि आपके विद्यालय में प्री प्राथमिक कक्षाओं के लिए 3 ग्रेड चलते हैं तो आपको तीनों ग्रेड के नामांकन का विवरण देना है। यदि आपके विद्यालय में प्री प्राथमिक कक्षाओं में केवल 2 ग्रेड हैं तो आपको इन दोनों कॉलम में नामांकन का विवरण देना है। और यदि आपके विद्यालय में प्री प्राथमिक कक्षाओं के लिए में केवल 1 ग्रेड चलता है तो आपको यहाँ पर नामांकन का विवरण देना है, अन्य कॉलम में आप 0 भरेंगे। बिंदु 4.1.2 में प्रथम कक्षा में नए दाखिलों का विवरण भरना है। ध्यान दें, यहाँ आपको कक्षा 1 में नामांकित कुल छात्राओं का विवरण देना है। यहाँ आपको कक्षा 1 में
5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, यहाँ 5 वर्ष से अधिक एवं 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, यहाँ 6 वर्ष से अधिक एवं 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे, यहाँ 7 वर्ष से अधिक किंतु 8 वर्ष से कम आयु के बच्चे और यहाँ 8 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों का विवरण भरना है और यहाँ कुल बच्चों का विवरण भरना है। यहाँ आपको कुल बच्चों में से प्री स्कूल का अनुभव रखने वाले बच्चों की संख्या भरनी है, अर्थात जो बच्चे प्री स्कूल, नर्सरी, LKG, UKG आदि पढ़कर पहली क्लास में आए हैं उनका विवरण भरना है। यहाँ आपको कुल बच्चों में से उन बच्चों की संख्या लिखनी है जिन्होंने इसी स्कूल से प्री स्कूल की शिक्षा ली है। यहाँ आपको उन बच्चों का विवरण भरना है जिन्होंने किसी दूसरे विद्यालय से प्री स्कूल की शिक्षा ली हो और यहाँ आपको आंगनवाड़ी अथवा ECCE सेंटर से आए हुए विद्यार्थियों का विवरण भरना है। आपको याद दिलाते चले कि आपको नीले स्थान पर लड़कों की संख्या, लाल स्थान पर लड़कियों की संख्या, सफ़ेद स्थान पर ट्रांसजेंडर की संख्या और पीले स्थान पर कुल बच्चों की संख्या भरनी है। बिंदु 4.2 में वर्तमान शैक्षिक सत्र में कुल नामांकन का विवरण देना होगा। यह विवरण आपको 2 भाग में देना होगा। पहले भाग में विद्यालय में नामांकित कुल छात्राओं का विवरण सामाजिक श्रेणी के अनुसार भरना है। आपके विद्यालय के कुल नामांकन में से समान जात के पूर्व प्राथमिक के बच्चे यहाँ, पहली क्लास के बच्चे यहाँ, दूसरी क्लास के बच्चे यहाँ, तीसरी क्लास के बच्चे यहाँ, चौथी क्लास के बच्चे यहाँ, 5वीं क्लास के बच्चे यहाँ, 6ठी क्लास के बच्चे यहाँ, 7वीं क्लास के बच्चे यहाँ, 8वीं क्लास के बच्चे यहाँ भरने हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति के पूर्व प्राथमिक के बच्चे यहाँ, पहली क्लास के बच्चे यहाँ, दूसरी क्लास के बच्चे यहाँ, तीसरी क्लास के बच्चे यहाँ, चौथी क्लास के बच्चे यहाँ, 5वीं क्लास के बच्चे यहाँ, 6ठी क्लास के बच्चे यहाँ, 7वीं क्लास के बच्चे यहाँ, 8वीं क्लास के बच्चे यहाँ भरने हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति के पूर्व प्राथमिक के कुल बच्चे यहाँ, पहली क्लास के कुल बच्चे यहाँ, दूसरी क्लास के यहाँ, तीसरी क्लास के यहाँ, चौथी क्लास के यहाँ, 5वीं क्लास के यहाँ, 6ठी क्लास के यहाँ, 7वीं क्लास के यहाँ और 8वीं क्लास के बच्चे यहाँ भरने हैं। इसी तरह OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के पूर्व प्राथमिक के कुल बच्चे यहाँ, पहली क्लास के कुल बच्चे यहाँ, दूसरी के यहाँ, तीसरी के यहाँ, चौथी क्लास के यहाँ, 5वीं क्लास के यहाँ, 6ठी क्लास के यहाँ, 7वीं क्लास के यहाँ और 8वीं क्लास के बच्चे यहाँ भरने हैं। आसमानी नीले कलर की पट्टी में आपको कुल लड़कों की संख्या भरनी है और नारंगी कलर की पट्टी पर आपको कुल लड़कियों की संख्या भरनी है। ग्रे कलर की पट्टी पर आपको कुल ट्रांसजेंडर की संख्या भरनी है। पूर्व प्राथमिक में कुल बच्चों की संख्या यहाँ, पहली क्लास में कुल बच्चों की संख्या यहाँ, दूसरी क्लास के कुल बच्चों की संख्या यहाँ, तीसरी क्लास के कुल बच्चों की संख्या यहाँ, चौथे क्लास के कुल बच्चों की संख्या यहाँ, 5वें क्लास के कुल बच्चों की संख्या यहाँ, 6ठे क्लास के कुल बच्चों की संख्या यहाँ, 7वें क्लास के कुल बच्चों की संख्या यहाँ और 8वें क्लास के कुल बच्चों की संख्या यहाँ बननी है। पीली पट्टी पर लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कक्षावार भरनी है। पूर्व प्राथमिक में कुल लड़के लड़कियों की संख्या यहाँ, पहली क्लास के कुल लड़के लड़कियों की संख्या यहाँ, दूसरी क्लास के कुल लड़के लड़कियों की संख्या यहाँ, तीसरी क्लास के कुल लड़के लड़कियों की संख्या यहाँ, चौथे क्लास के कुल लड़के लड़कियों की संख्या यहाँ, 5वें क्लास के कुल लड़के लड़कियों की संख्या यहाँ, 6ठे क्लास के कुल लड़के लड़कियों की संख्या यहाँ, 7वें क्लास के कुल लड़के लड़कियों की संख्या यहाँ और 8वें क्लास के कुल लड़के लड़कियों की संख्या यहाँ पर भरनी है। एवं दूसरे भाग में विद्यालय में नामांकित कुल छात्राओं का विवरण अल्पसंख्यक समूह के अनुसार देना होगा। मुस्लिम वर्ग के पूर्व प्राथमिक के बच्चे यहाँ, पहली क्लास के यहाँ, दूसरी क्लास के यहाँ, तीसरी क्लास के यहाँ, चौथी क्लास के यहाँ, 5वीं क्लास के यहाँ, 6ठी क्लास के यहाँ, 7वीं क्लास के यहाँ, 8वीं क्लास के बच्चे यहाँ भरने हैं। क्रिश्चियन अथवा ईसाई समूह के पूर्व प्राथमिक के बच्चे यहाँ, पहली क्लास के बच्चे यहाँ, दूसरी क्लास के बच्चे यहाँ, तीसरी क्लास के बच्चे यहाँ, चौथी क्लास के बच्चे यहाँ, 5वीं क्लास के बच्चे यहाँ, 6ठी क्लास के बच्चे यहाँ, 7वीं क्लास के बच्चे यहाँ और 8वीं क्लास के बच्चे यहाँ भरने हैं। सिख समूह के पूर्व प्राथमिक के बच्चे यहाँ, पहली क्लास के बच्चे यहाँ, दूसरी क्लास के बच्चे यहाँ, तीसरी क्लास के बच्चे यहाँ,
चौथे क्लास के बच्चे यहाँ, 5वीं क्लास के बच्चे यहाँ, 6ठी क्लास के बच्चे यहाँ, 7वीं क्लास के बच्चे यहाँ और 8वीं क्लास के बच्चे यहाँ भरने हैं। बुद्धिस्ट समूह के पूर्व प्राथमिक के बच्चे यहाँ, पहली क्लास के बच्चे यहाँ, दूसरी क्लास के बच्चे यहाँ, तीसरी क्लास के बच्चे यहाँ, चौथी क्लास के बच्चे यहाँ, 5वीं क्लास के बच्चे यहाँ, 6ठी क्लास के बच्चे यहाँ, 7वीं क्लास के बच्चे यहाँ और 8वीं क्लास के बच्चे यहाँ भरने हैं। पारसी समूह के पूर्व प्राथमिक के बच्चे यहाँ, पहली क्लास के बच्चे यहाँ, दूसरी क्लास के बच्चे यहाँ, तीसरी क्लास के बच्चे यहाँ, चौथी क्लास के बच्चे यहाँ, 5वीं क्लास के बच्चे यहाँ, 6ठी क्लास के बच्चे यहाँ, 7वीं क्लास के बच्चे यहाँ और 8वीं क्लास के बच्चे यहाँ भरने हैं। जैन समूह के पूर्व प्राथमिक के बच्चे यहाँ, पहली क्लास के बच्चे यहाँ, दूसरी क्लास के बच्चे यहाँ, तीसरी क्लास के बच्चे यहाँ, चौथी क्लास के बच्चे यहाँ, 5वीं क्लास के बच्चे यहाँ, 6ठी क्लास के बच्चे यहाँ, 7वीं क्लास के बच्चे यहाँ और 8वीं क्लास के बच्चे यहाँ भरने हैं। इसी प्रकार सभी अल्पसंख्यक समूह के लड़के लड़कियों की कुल संख्या आपको पूर्व प्राथमिक की यहाँ, पहले क्लास की यहाँ, दूसरे क्लास की यहाँ, तीसरे क्लास की यहाँ, चौथे क्लास की यहाँ, 5वें क्लास की यहाँ, 6ठे क्लास की यहाँ, 7वें क्लास की यहाँ और 8वें क्लास की यहाँ लिखनी है। कुल नामांकन में से निम्नलिखित का विवरण प्रदान करें। यहाँ आपको आपके विद्यालय में नामांकित कुल बच्चों में से ऐसे बच्चों की संख्या लिखनी है जिनके पास आधार है। पूर्व प्राथमिक के बच्चे यहाँ, पहली क्लास के बच्चे यहाँ, दूसरी क्लास के बच्चे यहाँ, तीसरी क्लास के बच्चे यहाँ, चौथी क्लास के बच्चे यहाँ, 5वीं क्लास के बच्चे यहाँ, 6ठी क्लास के बच्चे यहाँ, 7वीं क्लास के बच्चे यहाँ, 8वीं क्लास के बच्चे यहाँ भरने। यहाँ आपको आपके विद्यालय में नामांकित कुल बच्चों में से ऐसे बच्चों की संख्या लिखनी है जिनका परिवार BPL कैटेगरी में आता हो। पूर्व प्राथमिक के बच्चे यहाँ, पहली क्लास के बच्चे यहाँ, दूसरी क्लास के बच्चे यहाँ, तीसरी क्लास के बच्चे यहाँ, चौथी क्लास के बच्चे यहाँ, 5वीं क्लास के बच्चे यहाँ, 6ठी क्लास के बच्चे यहाँ, 7वीं क्लास के बच्चे यहाँ और 8वीं क्लास के बच्चे यहाँ भरने हैं। आपको याद दिलाते चले कि नीले स्थान पर लड़कों की संख्या और लाल स्थान पर लड़कियों की संख्या भरनी है। बिंदु 4.3 में आपके विद्यालय में नामांकित कुल बच्चों का विवरण उनकी आयु के अनुसार देना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पृष्ठ पर कुछ भाग को छायांकित किया गया है। सरकार के नियम अनुसार बच्चे की कक्षा में प्रवेश की आयु सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित आयु सीमा के अनुसार कुछ भाग को छायांकित नहीं किया गया है। आपको बच्चों का विवरण इसी हिस्से में भरना होगा। छायांकित भाग में किसी भी बच्चे का विवरण ना भरें। यहाँ आपको उन बच्चों का विवरण भरना है जिनकी आयु 4 वर्ष से कम है। यहाँ आपको उन बच्चों का विवरण भरना है जिन्होंने 4 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 5 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। यहाँ आपको उन बच्चों का विवरण भरना है जिन्होंने 5 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो परंतु 6 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। यहाँ आपको उन बच्चों का विवरण भरना है जिन्होंने 6 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 7 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। यहाँ आपको उन बच्चों का विवरण भरना है जिन्होंने 8 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 9 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। यहाँ आपको उन बच्चों का विवरण भरना है जिन्होंने 9 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 10 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। यहाँ आपको उन बच्चों का विवरण भरना है जिन्होंने 10 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 11 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। यहाँ आपको उन बच्चों का विवरण भरना है जिन्होंने 11 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 12 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। यहाँ आपको उन बच्चों का विवरण भरना है जिन्होंने 12 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 13 वर्ष की आयु ना पूरी की हो। यहाँ आपको उन बच्चों का विवरण भरना है जिन्होंने 13 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 14 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। यहाँ आपको उन बच्चों का विवरण भरना है जिन्होंने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 16 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। यहाँ आपको उन बच्चों का विवरण भरना है जिन्होंने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 17 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। यहाँ आपको उन बच्चों का विवरण भरना है जिन्होंने 17 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 18 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। यहाँ आपको उन बच्चों का विवरण भरना है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 19 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। यहाँ आपको उन बच्चों का विवरण भरना है जिन्होंने 19 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो लेकिन 20 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। यहाँ आपको कक्षावार बालक और बालिकाओं की
कुल संख्या लिखनी है। पूर्व प्राथमिक के कुल बच्चों की संख्या यहाँ, पहले क्लास के कुल बच्चों की संख्या यहाँ, दूसरे क्लास के कुल बच्चों की संख्या यहाँ, तीसरे क्लास के कुल बच्चों की संख्या यहाँ, चौथे क्लास के कुल बच्चों की संख्या यहाँ, पाँचवें क्लास के कुल बच्चों की संख्या यहाँ, छठे क्लास के कुल बच्चों की संख्या यहाँ, सातवें क्लास के कुल बच्चों की संख्या यहाँ, आठवें क्लास के कुल बच्चों की संख्या लिखनी है। बिंदु 4.4 वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षानुसार नामांकन। अनुदेश शिक्षण के माध्यम द्वारा। बहुत से विद्यालय ऐसे होते हैं जहां एक से अधिक माध्यम में शिक्षण कार्य किया जाता है। ऐसे विद्यालय जहां एक से अधिक माध्यम में शिक्षण कार्य किया जाता है, वो माध्यमवार बच्चों का विवरण यहाँ भरेंगे। जिस माध्यम में अधिक बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनका ब्यौरा आप मॉल 1 में लिखेंगे, उसके बाद मॉल 2 में, उसके बाद मॉल 3 में। जैसे यदि आपके विद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में शिक्षण कार्य किया जाता है, तो हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले कुल छात्राओं का विवरण कक्षावार आप यहाँ लिखेंगे एवं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले कुल छात्राओं का, लड़के लड़कियों का कक्षावार विवरण आप यहाँ लिखेंगे। यदि आपके विद्यालय में एक ही माध्यम में शिक्षण कार्य होता है, तो आप मॉल 1 में कक्षावार बच्चों का विवरण भरेंगे। बिंदु 4.5 वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षानुसार पुनरावर्तक रिपीटर्स। यहाँ आपको उन बच्चों का विवरण देना है जो किसी कारण उस कक्षा में नामांकित हैं जिस कक्षा में वो गत वर्ष में नामांकित थे। ऐसे बच्चों को पुनरावर्तक अथवा रिपीटर्स कहा जाता है। यहाँ आपको सामाजिक श्रेणी के अनुसार लड़के लड़कियों की संख्या कक्षावार देनी है। आपके विद्यालय के कुल रिपीटर्स में से अल्पसंख्यक समूह के अनुसार लड़के लड़कियों की संख्या कक्षावार आपको यहाँ देनी होगी। बिंदु 4.6 में विशेष आवश्यकता वाले लड़के लड़कियों का नामांकन कक्षावार भरना है। यहाँ अनेक प्रकार के विकलांगता प्रकार अंकित हैं। संबंधित विकलांगता प्रकार के आगे बच्चे का विवरण भरें। खंड 5 में बच्चों को प्रदान की गई सुविधाओं और प्रोत्साहन का विवरण देना है। यह खंड केवल सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए है। बिंदु 5.1 प्राथमिक ग्रेड अर्थात 1 से 5 तक के लिए गत शैक्षिक वर्ष 2020-21 में बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क वर्दी, स्कूल पहुंचने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा, अनुरक्षण, निःशुल्क साइकिल आदि का विवरण सामाजिक श्रेणी और अल्पसंख्यक समूह के अनुसार लड़के और लड़कियों की अलग अलग संख्या का विवरण भरना है। बिंदु 5.2 अपर प्राथमिक ग्रेड अर्थात 6 से 8 तक के बच्चों के लिए गत शैक्षिक वर्ष 2020-21 में बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क वर्दी, स्कूल पहुंचने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा, अनुरक्षण, निःशुल्क साइकिल का विवरण उनकी सामाजिक श्रेणी एवं अल्पसंख्यक समूह के अनुसार लड़के और लड़कियों की अलग अलग संख्या का विवरण यहाँ भरना है। बिंदु 5.3 में गत शैक्षिक वर्ष 2020-21 में CWSN छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं जैसे ब्रेल पुस्तकें, ब्रेल किट, अल्पदृष्टि संबंधी किट, श्रवण यंत्र, ब्रेसीज, बैसाखी, व्हील चेयर, तिकड़ी साइकिल, कैलिपर, अनुरक्षण, छात्रवृत्ति का विवरण बालक बालिकाओं की अलग संख्या पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर देनी है। खंड 6 में प्रारंभिक स्तर पर वार्षिक परीक्षा के परिणाम का विवरण देना है। यहाँ आपको कक्षा 3 की वार्षिक परीक्षा में बैठने वाले बालक बालिकाओं की संख्या उनकी सामाजिक श्रेणी के अनुसार देनी है। यहाँ आपको कक्षा 3 की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित बालक बालिकाओं की में से
उत्तीर्ण बालक बालिकाओं की संख्या का विवरण उनकी सामाजिक श्रेणी के अनुसार देना है। यहाँ आपको कक्षा 5 की वार्षिक परीक्षा में बैठने वाले बालक बालिकाओं की संख्या उनकी सामाजिक श्रेणी के अनुसार देनी है। यहाँ आपको कक्षा 5 की वार्षिक परीक्षा में बैठने वाले बालक बालिकाओं में से उत्तीर्ण बालक बालिकाओं की संख्या उनकी सामाजिक श्रेणी के अनुसार देनी है। यहाँ आपको कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में बैठने वाले बालक बालिकाओं की संख्या उनकी सामाजिक श्रेणी के अनुसार देनी है। यहाँ आपको कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में बैठने वाले बालक बालिकाओं में से उत्तीर्ण बालक बालिकाओं की संख्या उनकी सामाजिक श्रेणी के अनुसार देनी है। यहाँ आपको कक्षावार उपस्थित और उत्तीर्ण बालक और बालिकाओं की कुल संख्या लिखनी है। यहाँ आपको कक्षा में कुल बच्चों की संख्या लिखनी है। खंड 8 में प्राप्ति और व्यय का विवरण देना है। बिंदु 8.1 वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान स्कूल और व्यय द्वारा प्राप्त अनुदान का विवरण देना है। यह विवरण केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के द्वारा दिया जाना है। बिंदु 8.2 में स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता का विवरण देना है। जिस माध्यम से आपको वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है उसके आगे हाँ लिखकर यहाँ नाम और धनराशि का उल्लेख करें। यदि आपको किसी माध्यम से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है तो आप यहाँ पर नहीं भरें। बिंदु 8.3 में स्कूल के लिए संपत्ति इन्वेंट्री रजिस्टर का रख रखाव का विवरण देना है। ICT सामग्री के इन्वेंट्री रजिस्टर का रख रखाव कर रहे हैं तो यहाँ पर हाँ लिखें, अन्यथा नहीं। खेल उपकरण के इन्वेंट्री रजिस्टर का रख रखाव कर रहे हैं तो यहाँ पर हाँ लिखें, अन्यथा नहीं। पुस्तकालय की किताबों का इन्वेंट्री रजिस्टर का रख रखाव कर रहे हैं तो यहाँ पर हाँ लिखें, अन्यथा नहीं। खंड 10 PGI और अन्य संकेतक। यह खंड केवल सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए है। बिंदु 10.1 PGI संकेतक राज्य। बिंदु 10.1.1 में विद्यालय में कार्यरत उन शिक्षकों की संख्या लिखनी है जिनके पास आधार उपलब्ध है। बिंदु 10.1.2 में यदि स्कूल का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 10.1.3 में यदि स्कूल ने मूल्यांकन के आधार पर सुधार की योजनाएं बनाई है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 10.1.4 में यदि स्कूल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंध प्रणाली अर्थात PFMS के तहत पंजीकृत है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 10.2 PGI संकेतक जिला। बिंदु 10.2.1 में स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 10.2.2 में यदि स्कूल प्रत्येक शिक्षार्थी को सहकर्मी स्वयं शिक्षक मूल्यांकन के आधार पर समग्र रिपोर्ट कार्ड प्रदान कर रहा है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 10.2.3 में यदि आपका स्कूल एक अनुकरणीय स्कूल है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 10.3 अन्य संकेतक। बिंदु 10.3.1 में यदि स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक रूप से छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 10.3.2 यदि स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्रित करने की कोई प्रणाली है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 10.3.3 में यदि स्कूल में यूथ क्लब का गठन किया गया है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 10.3.4 में यदि स्कूल में इको क्लब का गठन किया गया है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 10.3.5 में यदि स्कूल में सभी शिक्षकों को शिक्षक पहचान पत्र जारी किए गए हैं तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 10.3.6 में यदि राज्य MMS स्वप्रमाणन प्राप्त किया है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा। खंड 11 में स्कूल सुरक्षा से संबंधित विवरण देना है। यह खंड सभी प्रकार के स्कूलों के लिए अनिवार्य है।
बिंदु 11.1 में यदि स्कूल आपदा प्रबंधन योजना विकसित की गई है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 11.2 में यदि संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 11.3 में यदि गैर संरचनात्मक सुरक्षा अंकेक्षण की गई है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 11.4 में यदि स्कूल में CCTV कैमरा उपलब्ध है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 11.5 में यदि स्कूल में अग्निशमन यंत्र लगा है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 11.6 में यदि स्कूल में स्कूल सुरक्षा हेतु नोडल शिक्षक हैं तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 11.7 में यदि छात्र और शिक्षक स्कूल सुरक्षा और आपदा की तैयारी के लिए नियमित प्रशिक्षण लेते हैं तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। 11.8 में यदि आपदा प्रबंधन को पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पढ़ाया जा रहा है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। बिंदु 11.9 में यदि स्कूल को लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए अनुदान मिला है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। यदि प्रशिक्षण के लिए अनुदान मिला है तो प्रशिक्षण प्रदान करने वाले छात्रों की संख्या का उल्लेख यहाँ करें। बिंदु 11.10 में यदि स्कूल ने प्रदर्शन बोर्ड पर सुरक्षा दिशा निर्देश प्रदर्शित किए हैं तो हाँ लिखें, अन्यथा नहीं लिखें। बिंदु 11.11 में यदि सभी शिक्षकों ने प्रथम स्तर के परामर्शदाता के रूप में कार्य करने के लिए अनुदान प्राप्त किया है तो हाँ लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। यह केवल सरकारी स्कूलों के लिए है। यदि शिक्षकों ने अनुदान प्राप्त किया है तो क्या स्कूल ने निम्नलिखित गतिविधियाँ की हैं? यहाँ मार्गदर्शन और परामर्श की गतिविधि की है तो हाँ लिखें, अन्यथा नहीं लिखें। यहाँ माता पिता का संवेदीकरण की गतिविधि की है तो हाँ लिखें, अन्यथा नहीं लिखें। छात्रों और समुदाय के लिए जागरूकता पैदा करने की गतिविधि की है तो हाँ लिखें, अन्यथा नहीं लिखें। यहाँ विद्यार्थियों का प्रतिक्रिया लेने के लिए प्रावधान किया है तो हाँ लिखें, अन्यथा नहीं लिखें। यदि स्कूल में सुझाव शिकायत पेटी लगाई है तो हाँ लिखें, अन्यथा नहीं लिखें। यहाँ यदि विद्यार्थियों को सुरक्षा दिशा निर्देशों की प्रतियाँ प्रदान की है तो हाँ लिखें, अन्यथा नहीं लिखें। बिंदु 11.12 में सभी हितधारकों जैसे SMC, माता पिता, वरिष्ठ छात्रों, वरिष्ठ छात्राएं को शामिल करके बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों की सुरक्षा और सुरक्षा ऑडिट की आवृत्तियों लिखनी है। खंड 12 में प्रतिभाशाली बच्चों का विवरण देना है। यह सभी प्रकार के स्कूलों के लिए है। बिंदु 12.1 में स्कूल में पहचाने गए प्रतिभाशाली बच्चों की कुल संख्या लिखनी है। बिंदु 12.2 उपहार में दिए गए बच्चों की संख्या ने सलाहकार प्रदान किए। बिंदु 12.3 में यहाँ राज्य स्तर पर और यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर पोषण शिविरों में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली बच्चों की संख्या लिखनी है। बिंदु 12.4 में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं, ओलंपियाड, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या लिखनी है। यहाँ पर स्कूल के इंचार्ज द्वारा DCF में भरी गई समस्त सूचना के सत्य और सही होने की घोषणा करनी है। यहाँ आपको प्लेस, यहाँ डेट, यहाँ इंचार्ज का नाम, यहाँ उसका पद और यहाँ मोहर लगाना है।